तो आपको मेरी शक्ल एकदम दिख रही होगी साफ। आज कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उसकी वजह से मैंने आज सोचा कि एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए। तो आज का अपना टारगेट ये है कि भाई रेलवे में लोको पायलट कैसे बने, ये हमारा टारगेट है आज का। तो रेलवे का जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। कल उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो हम ये बात नहीं करेंगे कि लोको पायलट के लिए कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन ये है कि भाई मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे रेलवे का ड्राइवर बनना है, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सीधा ये जो आपको दिख रहा है लोको पायलट का सिलेबस है और एग्ज़ाम का पैटर्न है कि कैसे क्या हमें कितने एग्ज़ाम होंगे, कितनी बार हमें पेपर देना पड़ेगा, ये विषय है। तो देखिए आपके सामने मैं इस पेज को जूम कर लेता हूँ एकदम अच्छे से, शांति से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपको यह दिख रहा है कि यहाँ टोटल 5 चरण यहाँ दिख रहे हैं कि अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपको 5 चरणों का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें से जो 4th नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई विशेष तैयारी करनी नहीं होती है। जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनको ले जाने होते हैं, इसको हमने हटा दिया। तो कितने चरण बच गए? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th और 5th। इसके अलावा 5 नंबर को भी मैं हटा देता हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन है। ये बात सच है कि लोको पायलट का मेडिकल अच्छे खासे लेवल का होता है, जिसकी आंखें 6/6 ही हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो आपकी आंखों की जो स्थिति है वो है। अब देखो, अब मेरे सामने 3 स्टेप आपको दिख रहे हैं, पहला, सेकंड और थर्ड। पहले अब फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाई जो थर्ड स्टेप है वो साइको है। कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिख रखा है ये साइको है, इसकी भी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में अभी हमारा टारगेट पहला स्टेज और सेकंड स्टेज है। और तुम्हें ये भी पता है कि भाई फर्स्ट स्टेज को क्लियर किए बिना आप सेकंड में पहुंचोगे नहीं, तो सेकंड स्टेज को भी छोड़ देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे लोको पायलट बनना है। तो अगर लोको पायलट बनना है, अगर मेरे को लोको पायलट बनना है, तो इसमें जो क्या कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन मेरी आंखों पर निर्भर है, तो उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं करनी है। बचे ये 3 महत्वपूर्ण चरण, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ये सबसे महत्वपूर्ण 3 स्टेज बची। इनमें से मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है भाई पहले स्टेज में क्या है पहले स्टेज में, ये देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है ड्यूरेशन, यानी कि टाइम। मेरे को पहले स्टेज में 60 मिनट मिलने वाली है। यानी कि अगर मुझे लोको पायलट बनना है तो मेरा जो सबसे पहले जो पहला नंबर का जो पेपर होगा, प्री जो पेपर होगा, स्टेज 1 का जो पेपर होगा, उसमें मेरे को मात्र 60 मिनट मिलने वाली है। मतलब 1 घंटा मिलने वाला है। मतलब मैं लोको पायलट बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं रेलवे का ड्राइवर बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये 60 मिनट तय करेंगे। तो टाइम फिक्स हो गया। अब अगली चीज़ देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं। तो देखो, आपके क्वेश्चन है 75, यानी कि 75 क्वेश्चन है। यानी कि आप देख पा रहे हैं पहली स्टेज में आपके 75 क्वेश्चन है, 75% है। यानी कि 2 बात क्लियर होगी, समय क्लियर हो गया और क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं यहाँ से आगे देखता हूँ कि ये जो 75 क्वेश्चन है इसमें क्या आने वाला है। अब देखो, अच्छा एक चीज़ और जिस पर चर्चा करनी है वो ये है कि भाई 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर मैं 3 गलत क्वेश्चन कर देता हूँ तो 1 मेरा सही चला जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई ये जो 75 क्वेश्चन है जो मेरी ज़िंदगी डिसाइड करने वाले हैं, ये 75 क्वेश्चन वास्तव में किस सब्जेक्ट के होंगे। तो देखो, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट के होंगे। आराम से सुनो, जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाई 75 जो क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी, अच्छा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसमें लिखा हुआ है। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, आपको दिखेगा। देखो कि ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, या नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई कई चरणों कई शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। एक बात ये भी एकदम साफ है कि भाई
अगर जर्नल को और ईडब्ल्यूएस को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, आपका ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% चाहिए। ठीक है, अब भाई मेरे दिमाग की समस्या असली है कि पेपर में क्या आएगा। तो देखो, पेपर में इन्होंने 4 सब्जेक्ट लिख रखे हैं। कौन कौन सी? एक आएगी मैथ, एक आएगी रीजनिंग, एक आएगी साइंस और एक आएगी करंट अफेयर। मतलब मेरा जो पहला जो पोर्शन है, पहला जो पार्ट है, पहला जो पेपर है, जो पेपर के लिए मुझे 1 घंटा मिल रहा है, टोटल 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। उनमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी और जर्नल अवेयरनेस आएगी। इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, भाई मैथ के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन हैं और इसके अलावा आपका रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं, जर्नल साइंस के कितने हैं और जर्नल अवेयरनेस के कितने। तो देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, कह रहा है कि भाई ये आपका कहाँ लिखा है कि भाई मैथ के क्वेश्चन कितने हैं। ईच राउंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट हेल्ड 40% है। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे ये कहाँ लिखा है। जर्नल साइंस हो गया, पैटर्न सिलेबस पे 2 है, ये क्वालिफाइंग हो गया। इसमें पहले में ड्यूरेशन तो 60 मिनट ही है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन कितने हैं ये नहीं लिखा इसने। तो ये बात 100% सही है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, जर्नल साइंस के कितने आएंगे और जर्नल अवेयरनेस के कितने आएंगे, ये इस सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन पिछली बार मैथ के क्वेश्चन 20 थे, रीजनिंग के 25 थे, साइंस के 20 क्वेश्चन थे और जो आपका जर्नल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। सबसे पहले अपन मैथ की बात करेंगे। तो देखो ये आप देख पा रहे हैं, एक बार ऑटो रोटेट ऑन कर लेते हैं। ये देखो ये ऑन कर लेते हैं। यस यस। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मैथ का सिलेबस क्या है। तो देखिए मैथ में कुछ स्पेशल यानी कि चीज़ें हैं क्या, क्या है मैथ में, देखते हैं। तो देखो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मैथ है, अगर मैं इसकी बात करूं, यस ये यस, देखते हैं मैथ में क्या है। तो मैथ में जैसा कि नंबर सिस्टम है, नॉर्मल, बोडामास का नियम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मैंचुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर। अच्छा, बिल्कुल सिलेबस में कोई विशेष चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ है एकदम। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैथ में विशेष कोई चैप्टर डाल दिया हो, एकदम बेसिक मैथ है। यानी कि आपका लाभ हानि है, लाभ हानि के अलावा यानी कि समय काम है, समय काम दूरी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, एकदम सारा सिलेबस नॉर्मल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लड़के 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 25 नंबर के अगर मैथ आ रही है, तो जिनकी मैथ सही है, अगर वो तैयारी ना भी करें तो उनके 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लोको पायलट बनना है, मेरे पहले पेपर में मैथ आ रही है, मैथ के 25 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, अभी सिलेबस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो 25 ही मान के चलते हैं। अगर मुझे 2-3 साल तैयारी करती हो गई, अगर मैं एक साधारण स्टूडेंट भी हूँ, तो 25 में से 20 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, अगर मैं मैथ की तैयारी नहीं भी करता हूँ तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि भाई रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या है, रीजनिंग में क्या आने वाला है। तो देखो ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है एकदम। तो देखो रीजनिंग के सिलेबस में भाई क्या है, एलोगोजीज है, एल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशंस है, सिलोजिज्म है, जबलिंग है, वेन्यू डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशिएंसी है, कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड। अच्छा, तो इस रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें पिछली बार, अच्छा एक्चुअल में मैथ में 20 आए थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग भी भाई बिल्कुल एवरेज है। रीजनिंग में कोई प्रश्नावली, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कुछ अलग से जोड़ दिया हो। अगर आपको 2-3 साल तैयारी करती हो गई तो रीजनिंग में भी आपके 20 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस मैं रीजनिंग के बारे में यही बात कहना चाहूँगा
कि आपका जो है रीजनिंग में ये जो है ना कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग, इसको आप अच्छी से पढ़ लेना, बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं वो वाला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, नहीं तो मैं बनाने वाला नहीं था। तो देखो, ये एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी लड़कों की ठीक ही होती है। अब बात है साइंस। ये जो साइंस के 20 क्वेश्चन हैं ये सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। और मैं एक अपनी बात आपको बताऊंगा, मेरा सिलेक्शन रेलवे में अजमेर बोर्ड से हुआ था, और मुझे लगता है, मुझे अभी ढंग से पता नहीं, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है उसमें साइंस के 30 क्वेश्चन आए थे, और मेरे पता कितने क्वेश्चन सही थे 30 में से 30। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, इसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। देखो, जर्नल साइंस के सिलेबस की हम बात करेंगे, तो इसमें जर्नल साइंस को तुम हटा दीजिए। अब क्या बचा, सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। अच्छा, सिलेबस अंडर दिस सेल कवर, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो वर्ड क्या बचा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। इसमें एंड का भी कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। मैं सीधी बात बताऊँ, ये कह रहा है 10वीं तक की साइंस आएगी। अब इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई पिछली बार सिलेबस में ये लिखा हुआ था कि 10वीं तक की साइंस आएगी। अब तुम्हें पता है मार्केट में साइंस के बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर हैं। मैंने क्या किया था, 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की जो NCERT की किताब आती है उन किताबों को ढंग से पढ़ा। भाई मुझे पता था कि कैटेगरी जर्नल है, मैंने अजमेर बोर्ड से फॉर्म भरा है, तो मैथ रीजनिंग के आधार से तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने भाई जर्नल साइंस को मतलब पढ़ना चालू किया। और जर्नल साइंस कौन सी, 9वीं 10वीं क्लास की NCERT किताब मैंने उठाई और उनको पढ़ना चालू कर दिया। मैंने 9वीं 10वीं की जो NCERT की बुक है उसको लगभग 10 बार पढ़ा होगा। और मैंने पढ़ा क्या, मैंने एक्चुअली 2-4 लोगों के साथ बैठ के पढ़ा कि भाई आज इस स्टूडेंट के साथ पढ़ ली, इस कोई मेरे एक फ्रेंड के साथ पढ़ लिया, आज इस स्टूडेंट के साथ पढ़ लिया, आज उस स्टूडेंट के साथ पढ़ लिया। मैंने 9वीं 9th 10th एक्चुअली में 9th में भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं, 10th में भी है, तो काफ़ी हो जाता है सिलेबस। तो आदमी अकेले पढ़ने में जोर आता है, तो हमने 2-3 लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा भाई। तो हुआ ये कि मेरी साइंस के पूरे क्वेश्चन सही हो गई। और फिर अजमेर से मेरा प्री क्लियर हुआ, फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ, फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मैं वेटिंग में आया, फिर मेरी फाइनली वेटिंग क्लियर हुई। अजमेर से मैं जेई की बता रहा हूँ। तो साइंस के लिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ो, जिस भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं पढ़ो, लेकिन भाई साहब 9th और 10th की जो NCERT है उसको अच्छे से कम एक बार तो पढ़ लेना। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ में जो क्वेश्चन आपको आता है, रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन आता है, या नहीं आता, 2 ही कैटेगरी है। हम जो सबसे ज़्यादा तुक्का देते हैं ना, वो जर्नल साइंस में और जर्नल अवेयरनेस में ही देते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बात बताई मैंने आपको जर्नल साइंस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अच्छा जर्नल अवेयरनेस। अब ये है GK। इन्होंने साफ सुथरा लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है भाई, देखो जर्नल, ये जो सिलेबस है इसमें इन्होंने साफ लिख रखा है करंट अफेयर। तो भाई साहब आपको करंट अफेयर अच्छी तरह से पढ़नी है। जब पेपर है उससे 4-5 महीने पहले की तो आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। बाकी आपको भी पता है भाई करंट अफेयर तो असीमित चीज़ है, उसका कोई इलाज है नहीं। और क्या लिखा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये मैं इसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं कहूँगा। खेल से संबंधित भी आएंगे, कल्चर से संबंधित भी आएंगे, जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी आएंगी, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, पॉलिटिक्स भी आएगी। और ये 10 नंबर है, ये आपके 10 नंबर है। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई मुझे लोको पायलट में सिलेक्शन लेना है। तो लोको पायलट में सिलेक्शन लेना है तो टोटल आएंगे 75 क्वेश्चन। 75 में से आपके जो है 20 क्वेश्चन है मैथ के, मैंने 25 बता दिए थे, सॉरी फॉर दैट। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन किसके हैं, आपके जर्नल अवेयरनेस के हैं। ये जो मैथ है इसकी अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे आराम से अगर 20 क्वेश्चन है, तो अगर मैं आज से तैयारी ना भी करूं तो 20 में से मेरे मान के चलिए आप कि जस्ट एक मिनट, यस
एक मिनट, यस यस भाई, टोटल 75 है और 75 में से मैथ के 20 क्वेश्चन हैं। आज से अगर मैं तैयारी ना भी करूं, मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैथ मेरी ठीक है बचपन से ही, मैं ठीक ठाक स्टूडेंट हूं मैथ में, तो 20 में से मेरे 15 से 17 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग 25 नंबर की है, अगर मैं एवरेज स्टूडेंट भी हूँ, आज से मैं ना भी पढ़ूँ, तो मेरे 20 नंबर आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गेम देखो, मैथ और रीजनिंग आपकी जितनी तैयार है उतनी तैयार है, थोड़ा बहुत पर डे 2-4 क्वेश्चन सभी चैप्टरों के कर लो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस और जीके, जनरल अवेयरनेस। तो भाई साहब आज से ही अपना पूरा समय साइंस को दीजिए आप। 20 में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ो, और 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो आप ये समझ लीजिए भाई आपकी मैथ तैयार है, रीजनिंग तैयार है, आपको तैयार अब करनी है साइंस। साइंस कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की किताब को अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने पढ़ी थी, मेरा फुल नंबर आए थे, मैंने 9-10 बार पढ़ी थी, कई लोगों के साथ बैठ के पढ़ी थी, और अजमेर बोर्ड से मेरी वेटिंग जेई वाली क्लियर हुई थी। मान लो 12 से क्वेश्चन आप इधर कर लिए। अब करंट अफेयर भी भाई असीमित है, करंट अफेयर का कोई इलाज नहीं है। मान लो ये जो 10 नंबर हैं इसमें से आपके 5 एक नंबर आ गए, तो कितने नंबर हुए आपके? 20, 30 और 7 37। 37 नंबर तो ये हो गए, 37 और 10 47 और 48 49 और 5 कितने हो गए? 54 नंबर आपके हो गए। देखो 12 5 17 17 दूनी 34 और 10 44 और 10 54, ये 54 आपके नंबर हो गए। भाई साहब कोई से भी बोर्ड से आप फॉर्म भर दो, अगर आपके 50 के आसपास नंबर आते हैं तो, या 50 प्लस नंबर आते हैं, तो आपका प्री क्लियर हो ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो क्या है? मेरे को ऐसा लगता है आज कि मेरी नौकरी लगने में 1-2 साल ज़्यादा का समय लग गया। उसका मुझे एक बहुत बड़ा कारण नज़र आता है, मैं बताता हूँ क्या है। भाई बात ये है, 75 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, और मान लो आपको पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं, अज्यूम करिए, और अब 45 क्वेश्चन तो यार आपको कम ही लगेंगे 75 में से। अब आपने 15 क्वेश्चन कर दिए नेगेटिव, अब आपको पता है 1/3 आपकी नेगेटिव है, तो 3 पंजो 15, आपके 5 नंबर चले गए, यानी 45 की जगह आपका स्कोर कितना हो गया? 40। तो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, तुक्का कम से कम दें। आप तुक्का दोगे क्या, कहाँ पे भाई? तुक्का कहीं दोगे भी तो सही, तुक्का दोगे कहाँ? तो जिन लोगों को कुछ आता नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैथ में कोई तुक्का नहीं देता, रीजनिंग में कम ही लोग तुक्का देते, क्योंकि मैथ में जो आता है वो आता है, नहीं आता वो नहीं आता। आप तुक्का दोगे 20 नंबर साइंस और 10 नंबर जीके, ये 30 नंबर में आप तुक्का दोगे। मत दीजिए तुक्का। 30 नंबर में से जितना हो सके उतना साइंस पढ़ो, जीके पढ़ो, जितना आता है ठीक है। अगर 30 में से आपके 15 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 30 में से 15 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि एक क्वेश्चन सही, एक गलत, एक सही, एक गलत। अगर सॉरी यानी कि हाँ, एक मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन आता है, सही गलत नहीं बोल रहा हूँ। 30 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब है हर दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब तुक्का मत देना। तो एकदम अपन इस वीडियो, ये लगभग 18 मिनट का वीडियो होगा, अब इसको कंक्लूड करते हैं। लोको पायलट बनना है तो पहला पेपर पास करना पड़ेगा, उसमें 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मिनट का समय है। मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, साइंस आ रही है, जीके आ रही है। मैथ रीजनिंग को पढ़ना बंद कर दीजिए, अगर काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो तो सारा ध्यान साइंस पे दीजिए और जीके पे दीजिए। साइंस कहाँ पर से पढ़ें? 9th 10th की एनसीईआरटी से पढ़ो, और करंट अफेयर के तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। पेपर में तुक्के मत देना, 75 को आराम से लोको पायलट बन जाओगे। और प्री की जब इसका हो जाएगा पेपर, उसके बाद अपन सेकंड स्टेज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और अच्छे से मेहनत करोगे तो लोको बन ही जाओगे, इतनी कठिन बात नहीं है।